Consider the two identical particles shown in a given figure. They are released from rest and may move towards each other under influence of a mutual gravitational force. दो पार्टिकल हैं, एक मास स्मॉल m है और ये भी स्मॉल m है और इनके बीच का सेपरेशन d है और ये मूव कर रहे हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, यानी m इधर मूव करेगा और ये वाला m इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इस सिस्टम की बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। ठीक, तो जरा समझिए, हम मैथमेटिक्स से भी समझेंगे और कंसेप्ट से भी समझेंगे। मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है माइनस जी m1 m2/r। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर डिस्टेंस कम होगी तो ये जो पूरा फैक्टर है Gm1 m2/r का, ये फैक्टर जो है वो तो बढ़ेगा, बट उसके आगे लगा हुआ है माइनस, तो माइनस जैसे ही लग जाएगा तो ये कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब इसी बात को फिजिक्स से समझ लीजिए। जैसे आपने इनको छोड़ा और ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली एक दूसरी तरफ मूव कर गए, तो सिस्टम का स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होता है। आपने कोई काइनेटिक एनर्जी तो दी नहीं इनको, कोई आपने इनके ऊपर वर्क तो किया नहीं, आपने बस रेस्ट से इनको रिलीज कर दिया। तो रेस्ट से रिलीज कर दिया, एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू कर दिया। अब ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से हुई होगी, वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुई होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। ठीक, डिक्रीजेज एज द सेपरेशन डिक्रीजेज, जैसे जैसे सेपरेशन कम होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। In the question 1, in the above question 1, find the speed of each particle when the separation reduces to half its initial value। अगर सेपरेशन जो d था अगर वो d/2 हो जाए तो आपको स्पीड पूछिए कितनी होगी। ठीक, तो समझिए जरा, पहले मास m और ये वाला मास m दोनों रेस्ट में थे और इनके बीच में सेपरेशन था d। अब क्या है सिचुएशन, अब मान लिया ये भी मास m है, ये भी मास m और ये क्लोज आ गए हैं और अब इनके बीच का सेपरेशन रह गया d/2। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर इसके पास स्पीड v है तो इसके पास भी स्पीड v आएगी। सेम क्यों आई स्पीड, क्योंकि दोनों का मास सेम है। दोनों का मास सेम है इसलिए दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। फिर से समझ लीजिए, सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर इनिशियल सेटअप में लीनियर मोमेंटम 0 है तो फाइनल सेटअप में भी लीनियर मोमेंटम 0 ही होना होगा। इसके पास m/v पॉजिटिव लीनियर मोमेंटम है तो इसके पास m/v निगेटिव लीनियर मोमेंटम है, तो नेट लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। और उसी से ये इक्वेशन आई है, उसी से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है कि दोनों के मासेज अगर सेम है तो दोनों की स्पीड भी सेम होगी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, तो ये है लीनियर मोमेंटम। अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल के सेटअप में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और फाइनल के सेटअप में पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी। तो टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन हम लगा रहे हैं। पोटेंशियल कम होती जा रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही होगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। तो जरा हम इक्वेशन बनाते हैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सारी वैल्यू डालते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो वो है -Gm/m/d। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो वो है -Gm/m/d/2, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो वो हो जाएगी 12mv² और दूसरे वाले पार्टिकल की भी 12mv²। ठीक, तो इस फैक्टर को अगर हम इधर लेके आएँ तो ये आपका 2 टाइम्स Gm² बन जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या कौन था तो वो था Gm²/d। ठीक, इस तरफ क्या बन जाएगा तो 12mv², तो ये mv² बन जाएगा। तो एक m से एक m कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर लिया। 2 टाइम्स Gm/d माइनस Gm/d, तो ये Gm/d बचेगा और ये है आपका v²। तो v कितना आ जाएगा तो v आ जाएगा √Gm/d। ठीक, सो योर आंसर इज ए पार्ट। तो जब सेपरेशन उनके बीच में आधा रह जाएगा इनिशियल सेपरेशन का, तब हर पार्टिकल के पास जो स्पीड होगी वो होगी √Gm/d के बराबर। क्लियर? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg placed at the 4 vertices of a square of side
स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं, हर किसी का मास 1 kg है, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है और स्क्वायर के वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये मान लिया स्क्वायर है और इसके वर्टाइसिस पे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। लेंथ 1 मीटर है और मास भी 1 kg है हर पार्टिकल का। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, डायगोनल वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो होगी ये कितनी होगी, तो ये हो जाएगी √2, क्योंकि 4 पेयर तो आपके ये साइड वाले बनेंगे, 1 2 3 4 पोटेंशियल एनर्जी के पेयर तो एजिस से बन जाएंगे और 2 पेयर जो हैं वो डायगोनल से बनेंगे। तो सारे पेयर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देते हैं, वो नेट पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो लिखना शुरू करते हैं फिर हम। तो माइनस जी, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है और डिस्टेंस भी 1 है, ऐसे कितने पेयर हैं, 4, प्लस माइनस जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस है √2, ऐसे कितने पेयर हैं, 2। ठीक, तो ये बन गई -4g के बराबर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और -√2g के बराबर ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। सारी वैल्यू डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर कर दिया, 4 प्लस √2 की वैल्यू 1.4 डाल देते हैं और g इंटू जी कर देते हैं। g क्या होगा आपका 6.67 इंटू 10⁻⁴, या g के टर्म्स में आंसर है, सारे आंसर g के टर्म्स में ही है, तो g रहने देते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा -5.4g, g के टर्म्स में आंसर थे आपके, तो g रहने देते हैं। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The magnitude of gravitational potential energy of a body at a distance r from the center of earth is u। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे उसका मैग्नीट्यूड u दिया है। ठीक है, तो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया है u के बराबर। ठीक, अब पूछ रहे हैं इट्स वेट, वेट का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछ रहे हैं, एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से अगर 2r डिस्टेंस पे अगर हो उसका वेट कितना होगा, तो वेट का मतलब सेंटर ऑफ वेट का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर। तो 4r मैंने अलग किया और 1r अलग कर लिया, और ये जो चीज़ थी, ये जो मैग्नीट्यूड था वो u के बराबर था, तो आपका आंसर आया u अपॉन 4r, ये होगा आपका वेट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज u। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो दी है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m मास की बॉडी है, चाहे अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे, वो u दी हुई है। ठीक है, तो u जो आपका बनेगा वो बनेगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे वेट कितना होगा, तो वेट जो होगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, वो आपका हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखूं तो F इज इक्वल टू हो सकता है u/r, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। डायरेक्ट रिलेशन इसमें ऐसा इसलिए भी नहीं बन पाया क्योंकि ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब एक स्केलर एक वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, स्केलर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, ये जो रिलेशन है ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड अपॉन आर के बराबर होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। When a body is lifted from the surface of earth, height equal to radius of earth, change in its potential energy पूछ रहे हैं कितना चेंज होगा। तो अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो होगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन अर्थ की रेडियस r, और अर्थ की सरफेस से अर्थ की रेडियस के बराबर ही हाइट पे आप ले गए, तो अब सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो 2r के बराबर हो जाएगी। तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो आपका आ जाएगा माइनस, जब आप करोगे तो g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब हमें स्मॉल g के टर्म्स में लिखना है, तो ऐसा करते हैं, एक r से मल्टीप्लाई, एक r से डिवाइड, तो ये जो आपका gm/r स्क्वायर हुआ, ये
ये बनेगा आपका स्मॉल जी। सो योर आंसर इज एम जी आर अपॉन 2। ठीक, तो क्या आंसर बन जाएगा आपका इसमें? सी पार्ट। Energy required in moving a body of mass small m from a distance 2r to 3r from the center of earth of mass m is। ठीक, तो एक पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, m मास को मूव करा रहे हैं, अर्थ के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे था, उससे हम मूव करा रहे हैं उसको 3r डिस्टेंस पे। तो आपसे पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हो जाएगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल होगी आपकी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r माइनस लग के, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। माइनस इनिशियल कितनी होगी, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r, जो है वो उसका आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? सो योर आंसर इज डी पार्ट। If a body of mass small m has to be taken from the surface to the earth, surface of the earth होगा, to a height h is equal to 4r, सरफेस से h इज इक्वल टू 4r हाइट तक हम लेके जा रहे हैं, पूछ रहे हैं एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो फिर से वही बात, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपकी वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, और वो होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, ये हो जाएगी 5r। 5r क्यों? सेंटर से डिस्टेंस तो 5r ही होगी, हाइट जो है वो 4r के बराबर है, जो हाइट है वो 4r के बराबर है, तो सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? 5r के बराबर। ठीक, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो सरफेस से लेके जा रहे हो आप अर्थ की सरफेस से, तो ये डिस्टेंस आप डालोगे r के बराबर, तो 1 माइनस 1/5 देन दैट इज 4/5। तो आंसर आपका आएगा 4/5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। अब ऐसा करते हैं, एक r से मल्टीप्लाई और एक r से डिवाइड, ताकि ये gm/r² जो है वो स्मॉल g के बराबर हो जाएगा। सो योर आंसर इज 4/5 mgr। C part। If an object of mass small m is taken from the surface of earth radius r to a height 5r, then the work done कितना होगा? तो हाइट 5, पिछले वाले क्वेश्चन में हाइट 4r थी, इस वाले क्वेश्चन में हाइट 5r है। हाइट अगर 5r है तो सेंटर से डिस्टेंस 6r हो जाएगी। ठीक, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। तो 5/6 से ही पता लग गया कि आंसर क्या होने वाला है, सी पार्ट। चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, तो एक r से मल्टीप्लाई एक r से डिवाइड, तो ये बन गया स्मॉल g। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A body of mass m is kept at a small height h above the ground, ग्राउंड से स्मॉल हाइट पे है, हाइट ज़्यादा नहीं है। ठीक, ग्राउंड से जो हाइट है, अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हाइट पे है वो, स्मॉल हाइट। ये भी बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, अदरवाइज उसकी हाइट काफ़ी कम है। r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट्स मास इज़ कैपिटल m। इस बॉडी का मास था स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M, अर्थ की रेडियस है कैपिटल R। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी h इज इक्वल टू इन्फानाइट बीइंग टेकिंग द रेफरेंस पोजीशन। ठीक, इन्फानाइट जो है वो रेफरेंस है, इन्फानाइट जो है वो क्या है आपका रेफरेंस। ठीक, तो अब जिस फॉर्मेट में इन्होंने आंसर दिए हैं, मैं आंसर उसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया तरीके से समझिए जरा कैसे होगा ये। अगर हम अर्थ की सरफेस को रेफरेंस मानते हैं, अगर हम रेफरेंस मानते हैं अर्थ की सरफेस को, अगर ये रेफरेंस होता तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल mgh के बराबर हो जाती, अगर हम अर्थ की सरफेस को रेफरेंस माने। लेकिन यहाँ रेफरेंस किसको माना गया, इन्फानाइट को। तो इन्फानाइट को रेफरेंस माना गया, तो इन्फानाइट से सरफेस तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और सरफेस से उसकी हाइट तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उन दोनों को सम करेंगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो रेफरेंस इन्फानाइट से सरफेस तक की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। ये है इन्फानाइट से सरफेस तक की पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस से उस हाइट तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी प्लस mgh।
तो ये बनेगी उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? ठीक। आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली वैसे भी कर सकते हो, समझो जरा इसको। जैसे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस आएगी आर प्लस एच। ये बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये बात समझ में आया आपको? ठीक। अब हमको इस फॉर्मेट से ये फॉर्मेट क्रिएट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक आर स्क्वायर से डिवाइड, देखते हैं क्या बनने वाला है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझिए जरा। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसमें से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा आर वन प्लस एच बाई आर। ठीक, थोड़ा आगे लेके जाते हैं। माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर, और इस फैक्टर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा वन प्लस एच बाई आर की पावर माइनस वन। अब इसमें लगाएंगे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, सिंस एच जो है वो आर से काफ़ी छोटा है, तो इसमें लगाने जा रहे हैं हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू, तो ये बचेगा वन माइनस एच बाई आर। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये आपका जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर और प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच बाई आर स्क्वायर। तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर बन गया स्मॉल जी। तो आपका आंसर आया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये फैक्टर तो है ही है, प्लस साथ में क्या आ गया एम जी एच। ठीक, तो पूरी तरह से मैथमेटिक्स से करना चाहो तो ये है। और यहाँ जो मैंने आपको समझाया था वो कंसेप्चुअल अप्रोच थी। ये जो मैंने आपको समझाया था वो क्या थी? कंसेप्चुअल अप्रोच थी कि सरफेस अगर रेफरेंस हो तो सरफेस से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना एक्स्ट्रा है, तो वो एम जी एच के बराबर एक्स्ट्रा है। और सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट के रिस्पेक्ट में क्या होती है? तो होती है माइनस जी एम एम बाई आर, और इसके रिस्पेक्ट में इसके पास कितनी एक्स्ट्रा है? तो एम जी एच। सो योर आंसर इज बी पार्ट।